शाम गिरने लगी थी, दिसंबर का महीना, और ऊपर से हल्की बौछारें भी पड़ रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा था और नीला, जो एक लड़की का नाम है, उस सुनसान सड़क पर बहुत सावधानी से गाड़ी चला रही थी। सड़क पर धुंध की वजह से ज़्यादा दूर तक देखना भी संभव नहीं हो पा रहा था। बाईं ओर के मोड़ को पार करके वो सीधी सड़क पर पहुंच गई थी। अभी भी यहाँ से उसका ठिकाना लगभग 40 किलोमीटर दूर था। एयर कंडीशन गाड़ी में हीटर चल रहा था, सो बाहर की ठंड का थोड़ा भी एहसास अंदर नहीं हो रहा था। नीला सड़क पर नज़र दौड़ाते चल रही थी। अचानक उसे लगा कि थोड़ी दूर पर एक घने पीपल के नीचे कोई खड़ा है। वो चौंकी कि इस सुनसान जगह पर ऐसे मौसम में कौन हो सकता है। खैर, गाड़ी पेड़ के नज़दीक पहुंची तो उसने देखा एक बहुत ही सम्राट सी अधेड़ उम्र की औरत, जिसने सलीके से एक सामान्य सी सूती साड़ी पहन रखी थी और सर पर पल्लू भी ले रखा था। उसे हाथ से रुकने का इशारा कर रही है। नीला ने एक पल कुछ सोचा, फिर निश्चय किया कि एक सामान्य सी दिख रही औरत ही तो है, शायद किसी मुसीबत में है, देखते हैं क्या कह रही है। वैसे भी नीला एक निडर और एडवेंचर पसंद युवती थी, जो सामान्यतः जल्दी घबराने वाले में से नहीं थी। उसने गाड़ी रोकी। महिला खिड़की के पास आकर झुकी तो उसने शीशा नीचे करके उससे पूछा, क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका? वो औरत थोड़ा गला खंखार कर बलगमी सी आवाज़ में बोली, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। पास ही मेरा घर है और मेरे इकलौते बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हमारी गाड़ी पिछले 2 दिन से बिगड़ी पड़ी है और बेटे को अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है। क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगी? नीला को वो औरत सच बोलती लगी। उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठ जाइए और मुझे अपने घर तक ले चलिए। महिला पिछला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। नीला ने महसूस किया कि अचानक ही गाड़ी में सड़े हुए गोश्त की बदबू भर गई। नीला कुछ चौंकी, फिर सोचा शायद बाहर कोई जानवर मरकर सड़ रहा होगा। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने से बदबू अंदर भर गई और ब्लोअर चलने से गाड़ी में फैल गई होगी। उसने गाड़ी उस औरत के बताए रास्ते पर बढ़ा दी। थोड़ी दूर पर एक पुराने बंगले टाइप मकान के आगे उसने गाड़ी रुकवाई और उसी प्रकार घरघराती सी आवाज़ में बोली, आप ठहरो, मैं अभी बेटे को लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में वो अपने साथ कंबल में लिपटे एक अत्यंत जीर्ण शरीर के युवक को सहारा देकर लेकर आई। युवक बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। किसी प्रकार वो सीट पर बैठा और फिर औरत ने उसके बाजू में बैठकर दरवाज़ा लगा लिया। दरवाज़ा खुलने से बाहर की ठंडी हवाओं के कारण गाड़ी का तापमान अचानक काफ़ी कम सा हो गया था। नीला को भी ठंड का एहसास हो रहा था। उसने गाड़ी रिवर्स की और मुख्य सड़क की ओर बढ़ा दी। नीला गाड़ी चला रही थी, मगर गाड़ी के अंदर की बदबू उसे परेशान करने लगी थी। वो सोच रही थी कि ये बदबू आखिर कम क्यों नहीं हो रही। चलते हुए वो शहर के नज़दीक पहुंचने लगी। अचानक पीछे बैठी औरत ने घरघराती सी बलगमी आवाज़ में गाड़ी रोकने को कहा। नीला ने पूछा, क्या बात है? तो वो बोली, हमें यहीं उतार दो। नीला चौंकी, क्योंकि उस जगह पर ऐसा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जहाँ वो लोग जा सकते थे। उसने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आपको अपने बेटे को तो अस्पताल ले जाना है, वो बीमार है। तो औरत बोली, नहीं, यहाँ एक अच्छे वैद्य रहते हैं, हमें उनके पास ही जाना है, सो हम लोग यहीं उतरेंगे। नीला ने गाड़ी रोकी और वो औरत दरवाज़ा खोलकर उतर गई। फिर उसने सहारा देकर अपने बेटे को भी उतारा और बिना पीछे देख चल दी। रास्ते में गहरी धुंध थी और रात उतरने लगी थी, सो नीला को ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दिया। उसने कंधे उचकाए और बोली, मुझे क्या, ये माँ बेटा जहाँ मर्जी जाए, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। हालांकि अपने एडवेंचर्स स्वभाव के चलते उसने उस जगह के भूगोल को जहन में बिठा लिया और ध्यान से बाहर देखा तो एक खंडर सा मकान और बड़ा सा बरगद का पेड़ उसे दिखा। साथ ही सड़क पर किलोमीटर स्टोन भी पास ही लगा था, सो उसे लगा दोबारा आने पर जगह पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। वो चल पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से गाड़ी के अंदर की बदबू खत्म हो गई थी। नीला ने सोचा, पहले उनके बैठने से बाहर की बदबू बंद गाड़ी में फंस गई होगी।
जो दोबारा उनके उतरने वक्त दरवाज़ा खुलने पर बाहर निकल गई होगी। नीला घर पहुंची और सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। गुनगुने पानी से नहाकर उसे बड़ी ताजगी महसूस हुई। उसने साथ लाया खाना माइक्रोवेव में गर्म किया और खाकर लेट गई। टीवी देखते ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को नींद में उसे एहसास हुआ कमरे में कुछ हलचल सी हो रही है। लाइट जलाकर सोने से उसे नींद नहीं आती थी, अतः कमरे में अंधेरा था, मगर उसे कुछ खटपट सी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। साथ ही कमरे में फिर वैसे ही सड़े मांस की बदबू भर गई थी। नीला की आंखें खुल गई। वो कमरे का मुआयना करने लगी। उसे लगा कि हलचल अलमारी के पास से हो रही है, जहां उसके कपड़ों के अलावा उसका पर्स भी रखा है। उसने उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो जैसे बिस्तर से चिपक सी गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी, बस आंखों की हरकत जारी थी। उसने लेटे लेटे ही देखा कि अलमारी में कोई उसके पर्स को टटोल रहा है। अचानक पर्स नीचे गिर पड़ा और सारी हलचल खत्म हो गई। नीला भी खुद को आज़ाद सी महसूस करने लगी। उसने उठकर लाइट जलाई। देखा उसका पर्स अलमारी से नीचे पड़ा है और उसमें रखी भगवान जी की तस्वीर बाहर की ओर निकली हुई है। कमरे में कोई बदबू भी नहीं थी। उसने पर्स उठाकर चेक किया, सभी कुछ ठीक था। बस एक अनजान सा पैकेट उसमें बाहर चिपका था, जो उसका नहीं था, और वो पिछले हिस्से में बाहर की ओर ही अलग से चिपका सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि किसी ने पर्स के नीचे उसे रखा था और फिर उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा होने के वजह से वो पर्स के साथ चिपक गया हो। उसने पैकेट पर्स से अलग किया, घड़ी देखी, सुबह के 4 बज चुके थे। उसने चाय बनाई और इत्मीनान से पी। फिर टीवी लगाया। बाबा रामदेव योग सिखा रहे थे और वो भी नियमित योगा अभ्यास करती थी। सो उसने चेंज किया और अपने आसन करने लगी। फिर लगभग 6 बजे उसने जॉगिंग सूट पहना और निकल गई जॉगिंग को। लौटकर सीधे नहाने चली गई। नहाकर फ्रेश महसूस करते हुए उसने नाश्ता बनाया और अखबार पढ़ते हुए नाश्ता किया। आज रविवार था और मौसम भी खुल चुका था। सुनहरी धूप निकली थी और सर्दी भी काफ़ी कम थी। नीला को भी पर्स में चिपका पैकेट याद आया। उसने सोचा ये उन माँ बेटे का ही होगा जो उसके पर्स में चिपक कर आ गया है। आज मौसम अच्छा देखकर उसने सोचा कि उन तक पहुंचा दे। उसने चेंज किया और गाड़ी निकाली। पैकेट साथ लेकर वो चल पड़ी उस ओर जहाँ से कल उसने उन माँ बेटे को गाड़ी में बिठाया था। रास्ता लगभग साफ और खाली ही था। जगह भी थोड़ी ही दूर था। शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर रही होगी। वो लगभग 1 घंटे में वहाँ पहुँच गई। उसने वो मोड़ पहचाना और वो सड़क भी जहाँ से मुड़कर उस औरत ने गाड़ी में बेटे को बिठाया था, और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। मुड़कर थोड़ा चलते ही उसे एक बुढ़ा आदमी सड़क पर आता दिखाई दिया, जिसने गाड़ी उस ओर आते देखकर हाथ देकर गाड़ी रोकी। नीला ने गाड़ी उसके पास रोक दी और खिड़की से सर निकालकर पूछा, क्या बात है? बूढ़े आदमी ने ही उससे पूछ डाला, आप इधर कहाँ जा रही हैं? नीला बोली, थोड़ा आगे जो पुरानी हवेली है उसमें। बूढ़ा पूरी तरह चौंक गया। उसने एक बार नीला को गहरी नज़र से देखा, फिर बोला, आप उस जगह को कैसे जानती है? फिर नीला ने रात की सारी बात बताई। सुनकर बुढ़े ने एक गहरी सांस लेकर कहा कि क्या आप एक लाल रंग का पैकेट उन्हें वापस करने जा रही हैं? अब चौंकने की बारी नीला की थी। उसने हड़बड़ाकर पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर बोला, बेटी मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन वो पुरानी हवेली मेरी ही है। आज उसमें कोई नहीं रहता, मैं भी नहीं, क्योंकि मेरी भरी पूरी दुनिया उसी हवेली में आकर ही उजड़ गई है। नीला को उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगी। उसने गाड़ी से उतरकर उससे कहा, बाबा आइए हम उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं, आप मुझे पूरी कहानी बताएं। वे पास ही एक घने से पेड़ के नीचे बैठ गए। नीला ठंड को ध्यान में रखकर थर्मस में चाय लेकर ही चली थी। उसने थर्मस साथ ले लिया और वहाँ बैठकर चाय पीते हुए बूढ़े से कहानी सुनने लगी। बूढ़े ने बताना शुरू किया
नीला उस बूढ़े की बात सुनकर चौंकी और उसने उत्सुकतावश उससे पूरी कहानी सुनाने का आग्रह किया। बूढ़ा बोला, बेटी, ये आज से लगभग 10 साल पुरानी बात है। मैं इस शहर में नया नया आया था, साथ पत्नी और बेटा भी थे। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में रीजनल मैनेजर था। बहुत अच्छी कमाई थी और हाँ, कुछ कंपनी के अकाउंट में घोल मेल करके भी हर महीने अच्छी खासी रकम मैं कमा लेता था। मेरे पास अनाप शनाप पैसा आ रहा था, अतः मुझे प्रॉपर्टी खरीदने का शौक़ हो गया। मैं प्राइम लोकेशन की विवादित प्रॉपर्टी औने पौने दाम में खरीदने और फिर उस पर मल्टी स्टोरी भवन बनाकर बेचने के धंधे में लग गया। एक दिन मुझे एक ब्रोकर ने उस हवेली नुमा मकान का पता बताया। मैंने जानकारी ली तो पता चला वो किसी पुराने रईस खानदान का विवादित मकान है, जो कि उनके वारिसों के बीच चल रहे विवाद की वजह से वीरान पड़ा है। मैंने और जानकारी इकट्ठी की तो पता चला अधिकांश वारिस स्वर्ग सिधार गए हैं और अब सिर्फ एक व्यक्ति बचा है जो विदेश में बस गया है और यहाँ किसी परिचित को पावर ऑफ अटॉर्निटी दे गया है। मैंने उस आदमी को भी ढूंढ लिया। उससे मिलकर मैंने इस हवेली का सौदा पक्का कर लिया और एडवांस भी दे दिया। इस बीच मुझे किसी व्यापारी ने बताया कि वह संपत्ति सिर्फ विवादित ही नहीं, अभिशप्त भी है और उसे खरीदने या उसमें रहने वाले का परिवार नष्ट हो जाता है। मैंने इस बात की परवाह नहीं की और उसे खरीद लिया। जब उसकी साफ सफाई करवाई तो मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उस हवेली की तस्वीर के साथ एक समाचार छपा था कि लगभग 3 दशक पहले उस हवेली में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया था और लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि वो अभिशप्त जगह है। मैंने उस अखबार को फाड़ कर फेंक दिया और घर वालों को जब इस हवेली को दिखाया तो मेरी पत्नी और बेटे को यह जगह बहुत पसंद आई। उन लोगों ने यहीं रहने का फैसला कर लिया। अतः मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस हवेली का अंदर से पूरा काया पलट करवा दिया, मगर बाहरी हिस्से को हेरिटेज की तरह वैसे ही रहने दिया। कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे। लगभग साल गुजरने को आया। मेरे मन से भी अब भय दूर हो चला था। अचानक एक दिन मेरा बेटा कॉलेज से दोपहर में असमय घर लौटा और आते ही उल्टियाँ करने लगा। पत्नी ने घर पर उपलब्ध दवाई उसे दी, मगर उसकी उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी। पत्नी ने घबरा कर मुझे ऑफिस फ़ोन लगाया, मगर मैं एक ज़रूरी मीटिंग में था और फ़ोन साइलेंट में था, सो कॉल नहीं ले पाया। पत्नी किसी तरह टैक्सी बुलाकर बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची और वहां डॉक्टर ने चेकअप करके उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया। उसका इलाज चालू हो गया। मीटिंग से फुर्सत होकर मैंने फ़ोन चेक किया तो और पत्नी के 8-10 मिस कॉल देकर मैंने घबरा कर उसे फ़ोन लगाया। उसने सब हाल बताया और मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गया। वहां बेटे की उल्टियां बंद हो गई थी, मगर डॉक्टर ने आज उसे रात एडमिट रखकर सुबह छोड़ने को कहा तो हम दोनों भी सहमत हो गए। अगले दिन हम बेटे को डिस्चार्ज कराकर घर लौटे। 2 दिन वो आराम करता रहा। तीसरे दिन उसने कॉलेज जाने की जिद की। उसकी माँ ने समझाना चाहा, मगर वो नहीं माना और अपनी बाइक लेकर निकल गया। मगर उस दिन भी उसे वैसे ही उल्टियाँ शुरू हो गई और वो किसी तरह घर पहुंचा। घर तक आते आते उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरी पत्नी उसे तुरंत उसी अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने फिर उसे ड्रिप चढ़ाई और दवाइयाँ दे दी। रात तक हालत संभल गई। सुबह डॉक्टर ने कहा, शाम तक चेक कर ले, सब ठीक रहा तो डिस्चार्ज कर देंगे। शाम तक उसकी हालत बिल्कुल सही हो गई और हम उसे घर ले आए। हम लोग खाना खाकर देर रात सोने चले गए। आधी रात के बाद लगभग 2 बजे बेटा बड़ी ज़ोर से चीखा। उसकी आवाज़ सुनकर हम पति पत्नी उसके कमरे की ओर भागे तो कमरे की धीमी रोशनी में हमने देखा वो बिस्तर पर थर-थर काँप रहा था। हमने कमरे की लाइट जलाई और उससे पूछा, क्या हुआ? तो वो काँपती आवाज़ में बोला, मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक कमरे में हलचल सी महसूस हुई। मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कमरे में एक साया सा घूम रहा है। मैंने हल्की रोशनी में गौर से देखा तो चौंक गया, क्योंकि वो एक जले हुए चेहरे वाला डरावना सा व्यक्ति था। उसकी आँखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे।
और वो मुझे ही देख रहा था। मुझे जगह देखकर उसने खरखराती सी आवाज़ में मेरा नाम लेकर कहा, ये मेरा घर है जो मेरे चचेरे भाई ने मुझसे धोखे से छीन लिया था और मुझे जलाकर मार डाला था। उसने मेरे जले शरीर को इसी कमरे में दफन कर दिया था, इसलिए मैं आज तक यहाँ रहता हूँ और कोई भी मेरे मकान पर कब्जा करके रहने आता है तो उसे भगा देता हूँ। तुम भी भाग जाओ वरना बहुत बुरा होगा। उसकी बातें सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई और मुझसे जिद करने लगी कि हम उस मकान को छोड़ दें, मगर मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। दरअसल मैंने उस हवेली पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर अपने रहने के लिए उसे सजाया था। मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ देता? मुझे क्या मालूम था मेरी ये जिद ही मेरे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी तरह भगवान का नाम लेकर माँ बेटे रात भर उसी कमरे में जागते रहे, जबकि मैं अपने बिस्तर में आकर आराम से सो गया। सुबह हम सभी ने फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ते की टेबल पर ही मेरी पत्नी ने फिर इस जगह को छोड़ने की बात उठाई तो मैंने झिड़क कर कहा, तुम भी फालतू की बातों से डर रही हो, कुछ नहीं होने वाला। और उसकी बातों को अनसुना कर ऑफिस निकल आया। शाम को मैं लौटा तो चाय देते हुए पत्नी ने कहा कि उसे बड़ा डर लग रहा है और वो किसी पंडित या जानकार को बुलाकर पूजा पाठ करवाना चाहती है। थोड़ी बहस के बाद मैं मान गया, मगर शर्त रखी मेरी अनुपस्थिति में, अर्थात मेरे ऑफिस जाने के बाद ही वो ये सब आयोजित करे और मेरे आने से पहले सब समेट कर साफ सफाई कर दे। वो मान गई और तीसरे दिन उसने सब प्रबंध कर लिया। मेरे ऑफिस जाने के बाद घर पर पूजा पाठ वगैरह करवाया गया और मेरे लौटने तक सब समाप्त होकर घर साफ कर दिया गया था। बस बेटे के कमरे के दरवाजे पर कुछ काली पोटली में लटका दिया गया था और कमरे में भी कुछ सामग्री रखी थी। मैंने गुस्से में दरवाजे पर लटकी पोटली को खींच कर निकाली और उसे फेंक दिया। मैं पत्नी पर चिल्लाने लगा कि ये सब क्या तमाशा है। मैंने पूजा करने की अनुमति दी थी, ना कि ये सब टोना टोटका करने के लिए। पत्नी ने मुझसे बहुत विनय की कि मैं ऐसा ना कहूँ, बेटे का नुकसान होगा, मगर मैं तो ऐसी बातें मानता ही नहीं था। सो मैं उसे और उस पंडित दोनों को भला बुरा कहता रहा। मैं नहीं जानता था कि अनजाने में मैं अपने परिवार का सर्वनाश कर रहा था। मुझे ये बात अगली सुबह समझ आई, मगर तब तक तो मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। इतना कहकर बुड्ढे ने गहरी सांस ली। नीला को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। वो उत्सुक थी पूरी कहानी जानने के लिए। थोड़ा रुककर बुड्ढे ने कहना शुरू किया। वो बोला, अगली सुबह मैं और मेरी पत्नी सोकर उठे। पत्नी ने चाय बनाई। हम दोनों ने गार्डन में बैठकर चाय पी। मैंने बेटे के बारे में पूछा तो पत्नी बोली, कई दिन बाद आज थोड़ा आराम से सोया है, देर तक सोने दो, फ्रेश होकर उठेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। मैं अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। इतने में गेट पर हलचल सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा तो बाहर पुलिस थी। थानेदार ने आकर मुझे बताया कि मुझे उसके साथ थाने जाना होगा। मैंने वजह जानना चाही तो वो बोला, आपने ऑफिस के करोड़ों रुपए का गबन किया है। हमारे पास आपके नाम का वारंट है। आपकी इज्जत का ख्याल करके मैं आपको साथ चलने को कह रहा हूँ, वरना मुझे आपको गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। मैंने अपने वकील से बात करने की इजाज़त मांगी, मगर उसने कहा कि थाने चलिए, वहीं उन्हें बुला लिया जाएगा। मुझे वहीं से थानेदार के साथ जाना पड़ा। पत्नी से भी मिल नहीं पाया था। मैंने चौकीदार को कहा, मैडम को बता देना मैं थाने गया हूँ। मैं थाने आ गया। पीछे जो सर्वनाश हुआ उसके फलस्वरूप मैं तबाह हो गया था। मुझे उसी दिन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। वहीं से मुझे जेल भेज दिया गया। खबर मेरे घर भेज दी गई। अगले दिन सुबह मेरा वकील मुझसे मिलने आया। मैंने उससे घर का हाल पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर मैं पागल हो गया। मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनकर मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। किसी तरह उसे होश में लाया गया था तो वो बेटे को खबर देने उसके कमरे में गई। वहाँ हमारा बेटा दुनिया छोड़कर जा चुका था। उसकी आंखों में खौफ भरा था, जैसे उसने किसी बहुत भयंकर चीज़ को देख लिया हो। पत्नी उसकी मौत और मेरी गिरफ्तारी की खबर पाकर जो बेहोश हुई, फिर नहीं उठ पाई। खबर सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। वकील मुझे ना जाने क्या समझाता रहा,
मगर मैं तो सुध बुध खो चुका था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। 2 बरस हुए, मुझे कुछ होश आया। मैंने अपने आप को पागल खाने में पाया, जहाँ डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मैंने जानना चाहा मैं वहाँ कितने दिन से हूँ, तो उन्होंने बताया पिछले 7 साल से मैं वहाँ था और मेरा ठीक होना एक चमत्कार था। मुझे वहाँ से बाहर आकर घर जाने की चिंता हुई, मगर गेट पर मेरा वकील मुझे लेने आया हुआ था। उसे पागल खाने से सूचना दे दी गई थी, क्योंकि उसने ही मेरा इलाज इस पागल खाने में करवाया था और मेरे पागलपन के आधार पर मेरे विरुद्ध चल रहा केस भी रद्द करवाया था। उसने मुझे अपने साथ लाकर अपने घर में ही ठहराया। मुझे बताया कि मेरी वो हवेली अब वीरान पड़ी है और मेरी अन्य प्रॉपर्टी नीलामी में बेचकर कोर्ट ने गबन की राशि की भरपाई कंपनी को करवा दी है। उसमें से ही कुछ पैसे जो बच गए हैं वो मेरे अकाउंट में कोर्ट ने ही जमा करा दिया था और बस वही मेरी कुल जमा पूंजी थी। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। बस मैं एक नज़र उस सत्यानाशी हवेली को देखना चाहता था जहाँ मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं वकील से विदा लेकर यहाँ आया और उस हवेली के सामने सिर झुकाकर मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माफ़ी मांगते ही कोई धीरे से मेरे कान में कहकर गया हो कि जा, तुझे तेरे किए की पर्याप्त सज़ा मिल गई है, तुझे माफ़ किया। मैं यहाँ पास ही एक मकान में किराए लेकर रहता हूँ और तब से मैं अक्सर इतवार को इस हवेली के पास आ जाता हूँ। अब नीला ने पूछा कि इस लाल से पैकेट की क्या कहानी है, तो गहरी सांस लेकर बुढ़ा बोला। बुढ़े ने उस पैकेट की कहानी शुरू करते हुए बताया। हवेली की कहानी बताकर बुढ़े ने थोड़ा विराम लिया तो नीला ने थर्मस से दोबारा चाय भरी और दोनों चाय पीने लगे। चाय खत्म करके नीला ने उत्सुकता से पूछा कि इस लाल पैकेट का क्या रहस्य है। क्या ये अनजाने में मेरी गाड़ी में छूट गया था या जानबूझकर छोड़ा गया था? क्योंकि हवेली का रहस्य जानने के बाद मुझे लगता है कि पैकेट जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि मैं उस हवेली में ज़रूर जाऊं। बुढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तुम्हारे दिमाग का दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि यह सही है कि ये पैकेट तुम्हारी गाड़ी में जानबूझकर छोड़ा गया था और रात में भी जानबूझकर इसे वापस नहीं लिया गया था। वो बोला, अब सुनो। दरअसल मेरी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद मुझे पागलपन का दौरा पड़ गया था और मैं उनका क्रियाक्रम नहीं कर पाया था। सरकार ने ही किसी एनजीओ के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार करवाया था और उसके बाद कोई भी क्रियाक्रम संपन्न नहीं हो पाया था, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। लगभग 7-8 साल बाद मैं ठीक होकर लौटा तो मैंने जब उनके लिए पूजा पाठ करवाई तो मुझे पंडित जी ने बताया कि दरअसल उनकी चिता लावारिसों की तरह जलाई गई थी। अतः किसी तांत्रिक ने उनकी अस्थियां उठाकर उन्हें सिद्ध कर लिया था और उनकी मुक्ति का उपाय लिखकर उस लाल पैकेट में छुपा दिया था। उसने बड़ी चालाकी से इन दोनों की आत्माओं को बताया था कि जब भी उनकी शक्ति क्षीण होने लगेगी तब इस पैकेट के माध्यम से उन्हें समय समय पर किसी जिंदा इंसान को हवेली में लाकर उसे डराकर मार देने से इनकी शक्ति पुनः बढ़ जाएगी। बस तभी से ये जब ज़रूरत होती है इसी तरह किसी को फंसाकर हवेली बुलाते हैं और फिर उसे अपने भयंकर कारनामे दिखाकर मार डालते हैं। उसे मारकर इनकी शक्ति फिर बढ़ जाती है। अक्सर ये चालाकी से अपने शिकार को ऐसे समय बुलाते हैं जब इस ओर कोई नहीं आता हो। नीला ने पूछा, आपको ये बातें कैसे पता चली? तो बुढ़ा बोला कि पंडित जी से तांत्रिक वाली बात पता लगने पर मैंने किसी जानकार की खोज शुरू कर दी। काफ़ी समय बाद मुझे एक बार एक महान साधु बाबा सफ़र के दौरान ट्रेन में मिले। उन्होंने स्वयं मुझे पास बुलाया और बोले, बेटा, तू अपनी पत्नी और बेटे की अकाल मृत्यु और उसके बाद उनकी मुक्ति को लेकर काफ़ी समय से परेशान है। तुझे यह भी मालूम हो गया है कि वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर हत्याएं भी कर रहे हैं। मगर तू घबरा मत, मैं तुझे उपाय बताता हूँ। और फिर उन्होंने ही मुझे इस लाल पैकेट का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इस पैकेट को खोलने पर इसके अंदर एक कागज़ में कुछ राख और अस्थियों के अवशेष मिलेंगे। उन्हें किसी भी तरह से
शमशान में ले जाकर किसी जलती चिता में डाल देने से माँ बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। शर्त यही है कि इस पैकेट को खोलते ही उन दोनों को पता चल जाएगा और वे हर प्रकार से इसे बचाने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में वे पैकेट खोलने वाले की जान भी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर नीला को झुरझुरी सी आ गई। उसने सोचा कि यदि ये बुढ़ा मुझे ना मिला होता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। उसने एक झटके से शरीर को हिलाया और फिर बोली, बाबा यहाँ से शमशान कितनी दूर होगा? बुढ़ा बोला, लगभग 30 किलोमीटर। नीला बोली, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ, आप उन दोनों को आज मुक्ति दिला दीजिए। बुढ़े ने आश्चर्य से उसको देखा, फिर बोला, तुम ये सोच समझ कर कह रही हो? नीला बोली, हाँ बाबा, आपकी कहानी सुनकर मुझे सचमुच आपसे सहानुभूति हो गई है। चलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोनों जन गाड़ी में बैठ गए और नीला ने गाड़ी रिवर्स करके वापस मेन रोड की ओर मोड़ दी। मेन रोड वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर रही होगी। थोड़ा दूर चलकर अचानक गाड़ी झटके लेने लगी। नीला चौंकी क्योंकि उसकी गाड़ी नई थी और अभी साल भर भी नहीं हुआ था, इसलिए गाड़ी में कोई बड़ी गड़बड़ी की संभावना ही नहीं थी। उसने रेस बढ़ाई और क्लच दबाकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। उसे मालूम था कि क्लच दबाकर ज़्यादा दूर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है क्योंकि क्लच प्लेट जलने का खतरा है। बुढ़े ने उससे कहा, बेटी किसी भी तरह हमें मेन रोड तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि उनकी शक्ति का क्षेत्र हवेली से सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही प्रभावी है और मेन रोड हवेली से लगभग 2 किलोमीटर ही दूर पर है। इसके बाद वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, मगर वो हमें इस बीच रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि हम डर कर पैकेट फेंक दें। नीला ने गाड़ी चलाना जारी रखा और उन्होंने झटके खाते हिचकोले लेते कैसे भी करके आधे से अधिक दूरी पार कर ली। चूँकि वे लोग मेन रोड के मोड़ के नज़दीक ही रुके थे, सो नीला ने सोचा इतनी दूर तक क्लच दबाकर चलने से शायद नुकसान ना हो। अचानक गाड़ी बंद सी होने लगी। बुढ़े ने कहा, बेटा रोकना मत, कैसे भी गाड़ी चलाते रहो वरना शायद हम दोनों नहीं बचेंगे। मगर गाड़ी तो 3-4 झटके लेकर आखिर खड़ी हो गई। नीला ने बहुत देरी तक कोशिश की स्टार्ट करने की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। नीला ने देखा सामने बस थोड़ी दूर में ही मेन रोड दिखाई दे रही थी। उसने अचानक बुढ़े से कहा, बाबा जल्दी गाड़ी से उतरो, हम दौड़कर मेन रोड पहुंच सकते हैं। मैं पैकेट लेकर दौड़ जाती हूँ, आप भी पीछे से आ जाओ। बुढ़े ने उसकी बात मान ली और नीला तुरंत ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलकर पैकेट हाथ में लेकर मेन रोड की ओर दौड़ पड़ी। वो प्राणपण से दौड़ रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर मन भर के हो गए हों। अचानक उसे ख्याल आया, कल रात पर्स में से भगवान जी की तस्वीर बाहर आ जाने से वो रहस्यमय साया उसके कमरे से गायब हो गया था। उसने पर्स में हाथ डालकर भगवान जी की तस्वीर को छुआ। छूते ही उसे राहत सी महसूस हुई। उसने वैसे ही तस्वीर पर हाथ रखकर दौड़ जारी रखी और मेन रोड पर काफ़ी आगे तक पहुंच गए। उसने साफ महसूस किया उसके पैर एकदम नॉर्मल हो गए थे। वो ठहर गई और बुढ़ा का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में वे आते दिखे। उनके सर से खून निकल रहा था। बेचारे किसी तरह नीला तक पहुँचे। नीला ने पूछा, क्या हुआ पापा? तो वो बोले, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की मगर सफल नहीं हुए। आखिर मैं भी उनकी पहुंच से दूर हो गया। नीला ने उनकी चोट से बहता खून अपने रुमाल से पूछा और गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर पापा को दवा लगा दी। फिर दोनों पैदल चल पड़े। थोड़ी देर जाकर वे ठहरे क्योंकि पैदल चलने से बूढ़े की सांस फूलने लगी थी। वहाँ बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। नीला का धैर्य जवाब दे रहा था। अचानक एक खाली टैक्सी आती दिखाई दी। नीला ने उसे हाथ देकर रोका और शहर की ओर चलने का पूछा। टैक्सी ड्राइवर तैयार हो गया। बूढ़े बाबा को पहले टैक्सी में बिठाकर नीला बाद में चढ़ी। टैक्सी चल पड़ी शहर की ओर। शहर के मुहाने पर ही शमशान था। उन्होंने टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर से पूछा, क्या वो लगभग आधे घंटे प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि उन्हें लौटना भी है। ड्राइवर तैयार हो गया। वे दोनों उतरकर शमशान में चले गए। वहाँ 2 चिताएं जल रही थी। बाबा ने वो लाल पैकेट खोला और उसके अंदर रखी 2 पुड़ियों को निकालकर दोनों जलती हुई चिताओं में एक एक पुड़िया डाल दी।
दोनों चिताओं की आग अचानक भभक उठी। बहुत तेज लपटें निकलने लगे। नीला ये देखकर सिहर उठी। अचानक दोनों चिताओं के ऊपरी हिस्से में दो आकृतियां उभर आई। नीला घबरा गई, मगर बूढ़े बाबा ने दोनों की ओर देखकर हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि आप दोनों की मुक्ति प्राप्त हो। आकृतियों ने भी हाथ जोड़े और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। बूढ़ा फफक कर रो पड़ा तो नीला ने उसे ढाढ़स बांधते हुए कहा, देखो बाबा, आज इतने सालों बाद आपकी पत्नी और बेटे को उस दुष्ट तांत्रिक से मुक्ति मिली है और वो आज़ाद हो गए हैं। बाबा ने रोते हुए कहा, मैं आज उनके जाने का ही तो शोक मना रहा हूँ बेटी। आज तक तो सिर्फ उनकी मुक्ति की कामना ही करता रहा, कभी उनके लिए शोक मनाने का अवसर ही नहीं मिला। नीला उन्हें साथ लेकर शमशान से बाहर आ गए और टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले से उसी जगह वापस चलने को कहा जहाँ से वो बैठे थे। टैक्सी वापस उस जगह उन्हें छोड़कर चली गई। टैक्सी से उतरकर नीला अपनी गाड़ी के पास गई। उसने उसे स्टार्ट किया तो तुरंत चालू हो गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा अब आप कहाँ जाओगे? तो वे बोले, बेटी अब तो मेरा यहाँ काम पूरा हो गया, मैं भी अब सब कुछ बेच बाच कर तीर्थ यात्रा में चला जाऊँगा। अभी कुछ दिन यहीं किराए के मकान में ही रुकूंगा और उन दोनों का विधिवत क्रियाक्रम करके तब यहाँ से निकल जाऊँगा। तुम आती जाती रहना। नीला ने उनसे विदा ली और वापस अपने घर को चल पड़ी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर स्टोरीज़ है या भूतों की कहानियाँ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। आप मुझे वहाँ पे शेयर करोगे, मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूँगी। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप सुनते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।